मेंटल एनालिसिस की काफी चीजें सीखी हम लोगों ने। जीडीपी देखा, हम लोगों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री देखी, कैसे डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढते हैं। हम लोगों ने चेक किया क्वालिटी कंपनी कैसे ढूंढी जाती है, और आपने जैसे देखा कि जनरली इंडस्ट्रीज चेंज हो सकती है, लेकिन वो इंडस्ट्री में क्वालिटी कंपनी जो है वो जनरली चेंज नहीं होगी, वो बरसों तक वही रहती है। तो क्वालिटी कंपनीज पे काम करने का सीखा आपने, उनका बिहेवियर एनालिसिस किया तो पता चला लॉन्ग टर्म बिहेवियर कैसा रहता है मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का। राइट, आपने कैसे चेक किया कि इतनी सारी विविध इंडस्ट्री देखो तो भी उनमें भी समानता होती है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन, सब कंपनी के कुछ अपने मेजर कॉस्ट होते हैं, ये चीज आप लोगों ने जानी। राइट, हम लोगों ने अंदर इनसाइडर लोग क्या करते जा रहे उसको ट्रैक करने का सीखा। अब टेक्निकल्स की शुरुआत की है। टेक्निकल्स पे अब तक हमने कुछ भी नहीं सीखा है, तो ये वीक से टेक्निकल की आपकी लर्निंग चालू होगी। लास्ट वीक हमने कुछ कैंडल्स के एनालिसिस किया, पर वो कोई लर्निंग नहीं थी, वो एक बेस था, हम बेस बना रहे थे। जैसे फंडामेंटल की लर्निंग की शुरुआत से पहले हम लोगों ने एक्सेल शीट सीखना, एक्सेल शीट को यूज करना सीखा, स्प्रेडशीट यूज करना सीखा, क्योंकि उस पर पूरा बेस खड़ा होने वाला था। उसी प्रकार से चार्ट सीखने से पहले हम लोगों ने चार्ट को कैसे यूज करना है और कुछ चीजें सीखी। राइट, तो नेक्स्ट वीक से आपका टेक्निकल्स का लर्निंग स्टार्ट होगा। आज वैसे देखा जाए तो कोई हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम ये टॉपिक पे बात करेंगे। राइट, तो आज का दिन जो हमारा था ये था क्वेरी के लिए, कि चलो अब तक जो भी चीजें सीखी उसमें आपको जो कोई क्वेरी हो वो क्वेरीज पे डिस्कस कर सकते थे। राइट, पहला चॉइस था कि मीटिंग ना हो आज की, पर चलो मीटिंग क्यों नहीं, हम हर हर मंगलवार को जब मिलते हैं तो ये मंगलवार भी मिलेंगे, बराबर ना। और कम से कम 1 घंटा अगर अपने सब में बातचीत होगी तो कुछ और क्लियरिटी भी आ सकती है, बराबर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट ना करें, और आपकी जो क्वेरी है उसको आप चैट बॉक्स में लिखे, और हम आपकी क्वेरीज एक एक करके लेंगे। मेरा पहला प्रयास होगा कि आपकी क्वेरी का आंसर आपको ग्रुप में से ही मिल जाए। राइट, ग्रुप में से नहीं मिला तो मैं तो हूं ही, बराबर। सो कम ऑन, you can note down your queries in chat box. राइट, तो जो भी क्वेरी है वो आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। चिंतन भाई, हम लोग एक एक करके क्वेरी को लेंगे। अगेन कह रहा हूं, प्रयास ये रहेगा कि वो क्वेरी अगर ग्रुप में से ही उन्हें और कोई व्यक्ति आंसर दे सका तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो पहली प्रायोरिटी होगी ग्रुप में से ही उनको जवाब मिल जाए। Yes, राइट, Piyush bhai. We can start with that. हम है। राइट, तो चलिए, यू ऑल कैन नोट डाउन योर क्वेरीज। टिल दैट टाइम आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि लास्ट 15 डेज से जो हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट देखे, देखो मजा आ गया एकदम। सारे स्टूडेंट्स ने कितना बढ़िया प्रेजेंट किया है ना। और मेजर जो स्टडी आप करते हो वो सारी चीजें आ गई। उन लोगों को पता है कि जीडीपी का क्या ग्रोथ था, इसीलिए पिछले 5 साल का ग्रोथ भी वो वैसा ही उम्मीद करते थे अपनी कंपनियों से। पूरा बिहेवियर उन लोगों ने बताया। जो इंडस्ट्री पे बातचीत करते हैं वो इंडस्ट्री की बातें उन लोगों ने रखी। राइट, तो इंडस्ट्री की बातों के अलावा पहले उन लोगों ने आपको क्या बताया कि ये इंडस्ट्री क्यों ग्रोथ करेगी। तो इंडस्ट्री ग्रोथ के बाद क्वालिटी एनालिसिस भी आप लोगों के सामने रखा, वही स्टूडेंट्स ने, कोई भी इंडस्ट्री में से, कि ये कंपनी क्यों। अब देखो, जो भी इंडस्ट्री पे कोई भी स्टूडेंट ने बात की हो, आपने नोट किया हो तो 5 साल पहले भी वो इंडस्ट्री में से हम वही कंपनी की बात करते थे। 10 साल पहले भी जब मैं रिसर्च करता था तब मैं वही कंपनी पे बात करता था, वही कंपनी में मैंने बाइंग किया हुआ है। आज भी वही कंपनी पे हम लोग बात करते। तो कंपनीज आर नॉट गोइंग टू चेंज। अगर सीमेंट सेक्टर चलेगा तो यही अल्ट्राटेक होगी जो और बड़ी बनेगी। राइट, अगर इंफ्रा बढ़ता है तो यही एलएनटी बढ़िया बनने वाली है। चेंज क्या होगा, कुछ नए सेक्टर होंगे, वो नए सेक्टर में से कुछ नई कंपनी आएगी। जो आज की स्मॉल कैप होगी वो कल की एलएनटी, कल की एचडीएफसी बैंक, कल की टीसीएस बनेगी। तो ये चीजें हम कहां से उम्मीद करेंगे, फ्रॉम न्यू सेक्टर्स। तो नया सेक्टर
पिछले 5 साल का कोई नया सेक्टर आप में से किसी को ध्यान है क्या? एनीबॉडी? पांच पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा सेक्टर था जिसकी कोई बड़ी कंपनी आई जो हमने पहले नहीं देखी थी? यस एनीवन? सर डीमार्ट। डीमार्ट, यार डीमार्ट की कुछ कंपनियां लिस्टेड थी हाँ पहले से, जैसे फ्यूचर, लेकिन देखो वो इमर्जिंग सेक्टर है। इमर्जिंग सेक्टर था तो कम कंपनियां थी। इमर्जिंग सेक्टर की एक खूबी होती है, जब वो नया सेक्टर होता है तो कम कंपनियां होती है। आप देखो फार्मा, देखो कितनी कंपनियां है, जो बेचारा रिसर्च कर रहा था फार्मा की कंपनियों पे, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। ओ माय गॉड पीयूष भाई, 100 कंपनी पे मेरे को काम करना है, राइट? वैसे ही जो इंफ्रा में काम कर रहे थे, टेक्सटाइल पे जो काम कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला, अरे पीयूष भाई 250 कंपनी है मेरे सेक्टर में। तो क्यों? क्योंकि वो सब पुराने सेक्टर है, तो धीमे धीमे करके कंपनियां लिस्ट होती जाती है। लेकिन जब हम नए सेक्टर की बात करते हैं तो नए सेक्टर में क्या होता है? लिमिटेड कंपनीज होती है, राइट? तो नए सेक्टर पे आप सबको ध्यान रखना है, क्योंकि आप भी मेरी तरह 10 साल बाद बात करोगे कि देखो ये एक नया आईपीओ आया था या नया सेक्टर था, इसकी कंपनी हमने 10 साल पहले की ली हुई थी, बराबर? देखो मैंने उस समय भी एचडीएफसी तो लिया था, वो नया नहीं था। तो इसका मतलब ये भी मत सोचो कि खाली नई कंपनियां चलेगी, पुरानी का क्या होगा। ओवरऑल जब इकोनॉमी का इंजन चलता है तो उसका सपोर्ट कई कंपनियों को मिलता है, बराबर है? तो चलिए, आप में से किसी ने डीमार्ट बोला तो आई एग्री विथ यू। डीमार्ट में जनरली ऐसा देखा जाता है, डिपार्टमेंट स्टोर अगर इमर्जिंग सेक्टर है तो पहले अच्छी कंपनियां आती है, राइट? फिर लाइन लगती है सेक्टर में। डिपार्टमेंट स्टोर में पहले फ्यूचर आया या शॉपर स्टॉप आया तो एवरेज कंपनियां थी, डेप्ट वाली सब कंपनियां थी। डीमार्ट तो लेट आया, राइट? और अभी भी कुछ अलग अलग कंपनियां हम देखेंगे। डीमार्ट इज अ गुड कंपनी फ्रॉम डिपार्टमेंट स्टोर एंड डेफिनेटली इट्स एन इमर्जिंग कंपनी। और कोई सेक्टर बताओ चलो, डिपार्टमेंट के अलावा कहां है जहां पे हम आने वाले 15-20 साल ग्रोथ की भी आशा रखेंगे और कंपनियां भी छोटी छोटी होगी तो बढ़िया काम होगा। देखो डीमार्ट भी छोटी ही है, 25,000 करोड़, यानी ऐसा नहीं है बहुत बड़ी कंपनी है, राइट? हमको तो कंपनियां चाहिए 2-2 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे, है ना? राइट। तो पंकज भाई ने बायोटेक्नोलॉजी बताया है, एग्री करते हो आप लोग पंकज भाई की बात से? बायोटेक्नोलॉजी इमर्जिंग सेक्टर है क्या? या डेफिनेटली इमर्जिंग ही है। इंडिया में तो बिचारों का कोई धंधा ही नहीं है, राइट? क्यों धंधा नहीं है? क्योंकि इमर्जिंग है। सिर्फ डेवलप कंट्रीज को इनकी प्रोडक्ट एफोर्डेबिलिटी है उनके पास, राइट? तो यस, अगेन वही नियम आया ना इधर, हाई ग्रोथ, कम कंपनियां, बहुत सी नई नई कंपनियां आएगी। तो अभी तो बायो कौन है, राइट ना? यस पंकज भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, राइट? तो अभी कंपनी याद रखना पंकज भाई, 10 साल बाद भी लोग उसमें बायोकॉन में ही पैसा लगाने वाले, तो अभी से अपना पैसा होगा तो कितना अच्छा रहेगा, राइट? हम तो आईपीओ से निवेशक है उसके अंदर। फिर रेशमा मैडम ने डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहा। देखो डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या कहते हो आप लोग, क्या ये इमर्जिंग सेक्टर है? या हम लोग न्यूज़पेपर में निवेश करते थे, मैं खुद संदेश, दिव्य भास्कर, दैट वाज अ वेरी गुड सेक्टर, लेकिन सब पैसा ये लोग खा गए अभी डिजिटल मार्केटिंग वाले। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट बहुत ही हिट है, इमर्जिंग है, जबरदस्त ग्रोथ दिखेगा। आप रूट मोबाइल को भी थोड़ा बहुत डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से ही कंपेयर कर सकते हो, भले आज दोनों के सेक्टर अलग है, बट यू कैन पुट रूट मोबाइल, क्योंकि रूट मोबाइल एसएमएस व्हाट्सएप पे आपको सिस्टम बना के देती है। एफएल है जो डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपरली करती है, राइट? तो डेफिनेटली दीज आर इमर्जिंग सेक्टर। अभी तो कंपनियां 300 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, तो बहुत छोटी कंपनियां है, बराबर ना? जैसे छोटी कौन थी, जी टीवी थी, सन टीवी थी बरसों पहले जब चैनल की शुरुआत हुई, आज तो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई है, राइट? तो हम डिजिटल मार्केटिंग से जरूर उम्मीद रखेंगे। और आपके सामने ये जो सब है ना, गूगल, फेसबुक, ये सब भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियां हुई,
पर इनकी खुद की कंपनियां है वो सब, तो इसको इंटरनेट रिलेटेड सर्विस से जोड़ेंगे। एफएल जो है उसकी खुद की प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरों के प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करती है, राइट? यस, मृदु मलिक, एब्सोल्युटली मैडम, आपने कहा स्पेशल कंज्यूमर सर्विस, अगेन इमर्जिंग सेक्टर। देखो वो सारे सेक्टर है ना जो इंडियन मार्केट में अभी सुटेबल नहीं है, वो खाली डेवलप कंट्री के लिए बने हुए थे। पर जैसे जैसे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप बनता जा रहा है, यहाँ पे भी ये सेक्टर धीमे धीमे अपने पांव जमा रहे हैं, तो इंडिया में भी हम स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज को बड़ा होता हुआ देखेंगे। अगेन कितना टर्नओवर है स्पेशल कंज्यूमर की सबसे बड़ी कंपनी का? किसी को याद है? चलो बोलो, यूं ही तुक्का तो लगाओ। अभी कोई बीएससी पे चेक करने मत जाना, मेरे को पता है सब होशियार है एकदम, पर अंदाजा अंदाजा कितना टर्नओवर है? एनीबॉडी? या कितना लिखा, नहीं लिखा है, याद नहीं आ रहा है? चलो 25,000 करोड़ का टर्नओवर है क्या? हो ही नहीं सकता है ना? अभी तो सब 5-5 हजार करोड़ में खेलेंगे, तो ये 5-5 हजार करोड़ भी 25,000 करोड़ पहुंचेगा। बड़ी इंडस्ट्री, राइट? रेशमा मैडम ने एएमसी कहा, एब्सोल्युटली मैडम। जय राठौड़, आईटी सर्विसेज, यस जय, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आईटी सर्विसेज इज अ ग्रोइंग सेक्टर, हम इसे इमर्जिंग नहीं कहेंगे, बराबर ना, पर ग्रोइंग है। दीपक पटेल, जनरल इंश्योरेंस, करेक्ट सर, करेक्ट। अगेन वो ही नियम आता है ना, देखो ग्रोथ है 15%, इससे जनरल इंश्योरेंस की कंपनी बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रोथ है, इमर्जिंग है, कम कंपनियां हैं अभी आपके इस सेक्टर में लिस्टेड, कंपनियां लिस्ट होती जाएगी, राइट? सो यस, हमारा ध्यान यही रहे कि हमें 15% का ग्रोथ चाहिए। 15% ग्रोथ पाने के लिए हमें ऐसा सेक्टर चाहिए जो 15% से बढ़े, यानी उनकी प्रोडक्ट की डिमांड होती रहनी चाहिए, 15% से बढ़ना चाहिए, बराबर ना? देखो जब मैं निवेश करता था 2-3 व्हीलर में, तब बढ़िया ग्रोथ था, अभी उतना बढ़िया ग्रोथ नहीं है। अभी आप लोग इन्वेस्ट करोगे, आप 15% उम्मीद कर ही नहीं सकते हो, कोई भी ऑटो कंपनियों से 15%, 20% का जमाना गया। हाँ, बीच में जो एकदम बुरी हालत थी, आप अभी कम से कम 10-12% उम्मीद रखोगे। तो मेरे पास तो बजाज ऑटो बरसों से है, मैं अभी भी 10-12% उम्मीद रखता हूं, पर 10-12% भी हायर साइड है, मैं इसमें 20% कभी उम्मीद नहीं रखूंगा, क्योंकि वो इमर्जिंग अभी नहीं है ना? यस, उसमें कोई अगर इलेक्ट्रिक की 2 व्हीलर कंपनी आती है, अब देखो सब बजाज ऑटो भी 2 इलेक्ट्रिक में आ रहा है, तो सब लोग आ रहे हैं, वहां पे इमरजेंस है, यानी वहां पे धंधा जबरदस्त होगा। पर देखते हैं कोई नई कंपनी आके मार्केट ले जाती है कि ये पुराने खिलाड़ी मार्केट बनाते हैं, ये वक्त बताएगा। तो डेटा धीमे धीमे चेक करते रहने के, नजर भी रखने की कंपनियों पे, बराबर ना? अभी तो कोई लिस्टेड तो है नहीं स्पेस में, पर कुछ स्टार्टअप है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। या इंद्रजीत पड़ियार, देखो आप इंद्रजीत भाई, आपने कंपनी लिखी है, बराबर, कंपनी मत लिखो, आपने आईआरसीटीसी लिखा, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू, इट्स एन इमर्जिंग सेक्टर, इंटरनेट रिलेटेड धंधा है, लेकिन कंपनी के हिसाब से मत सोचो, सोचो सेक्टर के हिसाब से, क्योंकि आप कोई कंपनी पे डिपेंड रहे, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए कल कोई भी कंपनी में, तो कंपनियां तो चेंज हो जाएगी, इंडस्ट्री नहीं चेंज होगी जल्दी, बराबर ना? या जय, यू आर राइट, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इंद्रजीत भाई, अभी भी आपने रूट मोबाइल और एफएल लिखा, राइट, यानी आपका ध्यान कंपनियों पे है, हटाओ वहां से ध्यान। अगर सेक्टर अच्छा नहीं चला ना, तो ये सब आपकी जो अच्छी अच्छी कंपनियां है वो भी मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो कंपनियां मार्केट को नहीं चलाती है, मार्केट कंपनियों को चलाता है, बराबर ना? जस्ट अभी सोचो, ऑटो अच्छा नहीं था तो मारुति के क्या हाल हुए, वो तो सबसे अच्छी कंपनी थी। बजाज के क्या हाल हुए पिछले 4 साल से, नहीं चलते थे ना, क्यों? बजाज तो इतनी अच्छी कंपनी है। तो अगर कंपनी पे ध्यान रखोगे, डीमोटिवेट होंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, सेक्टर पे ध्यान रहेगा, परफेक्ट आपका रीडिंग प्रॉपर रहेगा। यस, स्पेशलिटी रिटेल, किसने लिखा है स्पेशलिटी रिटेल? यस यस, रेशमा मैडम। सो स्पेशलिटी रिटेल, अगेन यू आर ऑन अ परफेक्ट पाथ मैडम, इट्स एंड इमर्जिंग सेक्टर,
इट्स एन इमर्जिंग ग्रोइंग, जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन कोरोना से अफेक्टेड है ना, कोरोना से अफेक्टेड, यानी ये सेक्टर बेचारा कोरोना की मार से अभी भी गिरा हुआ है। पीवीआर 80% डाउन। देखो लास्ट वीक ही हमने देखा कुछ एफआईआई भाग गए जो बरसों से थे इस कंपनी में निवेशक, उनको पता है अभी 1-2 साल तो ये हैरान करेगा, राइट। तो स्पेशलिटी रिटेल कोई भी कंट्री में अच्छा ग्रोथ करता है जहां पे कंट्री एक स्टेज से गुजर रही होती है, डेवलपिंग से डेवलप्ड। लेकिन कोरोना ने हैरान किया है, थोड़ा ये रह सकता है उसमें, राइट। इंद्रजीत भाई अगेन बैंक, बंधन बैंक, तो देखो वापस कंपनी सेक्टर, राइट। अगर बंधन बैंक में गड़बड़ हो तो आप तो हथियारे डाल लोगे फिर, अगर कंपनी के पीछे पड़ोगे तो, है ना। हमने पहले से कहा हुआ है हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या नेगेटिव पॉइंट है, बराबर ना। देखो अभी तो सबके रिजल्ट आ गए, एप्पल और रूट मोबाइल के 40% ग्रोथ आए, आपने नोट किया कि नहीं, लिख रहे हो ना आप लोग ये सब सेल्स के डेटा, बहुत मेहनत से सब स्टूडेंट्स ने बनाए हुए। तो रूट और एप्पल के क्यों 40% ग्रोथ आए? अरे क्योंकि ये जबरदस्त ग्रोथ में है। लेकिन स्पेशलिटी रिटेल की कंपनियों के 40% डाउन आए। उसी प्रकार से स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपने देखा हो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रियल एनपीए बढ़ के आए, एनपीए नहीं बढ़े, राइट। क्योंकि एनपीए तो बढ़ ही नहीं सकते ना इस साल, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, कोई लोग हफ्ता ना भरे तो भी एनपीए में नहीं डालने का। पर रियल एनपीए मतलब जो लोग हफ्ता नहीं पे कर रहे, अगर उनको भी कंसीडर करे तो क्या, तो वो तो 7 गुना बड़ा डेटा बन जाता है बंधन के केस में। तो डेट वॉज एब्सोल्युटली बैड, और यही चीज आपको रिजल्ट में स्टूडेंट ने बताई। पर एचडीएफसी बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं, वेरी क्लियर। तो देखो क्वालिटी में वापस आ गया, राइट। इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में हर बार हम क्या कहते थे, निवेश करो लेकिन 1-2%। तो कुछ कारण होते हैं ना हर एक चीज के, राइट। या ओके नेक्स्ट, यस जय, नेक्स्ट जनरेशन सेक्टर, करेक्ट। जय मैंने पहचाना नहीं यार, जय राठौड़, यानी जनवरी बैच के हो आप? यस जय, क्यों नाम मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा है? जनवरी बैच के को मैं बहुत अच्छी तरह से अभी नहीं जानता हूं, क्योंकि नई नई शुरुआत हुई है, सबके साथ पहचान की है ना, राइट। दीपक भाई शेल के, सर जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ का अनुमान 2021 ब्रैकेट में 11.5 लिखा है आपने, 2022 आईएमएफ का अनुमान 5% है, वह कैसे? यस चलो कौन बता सकता है? दीपक भाई ने बोला 2021 में तो हम 11.5% से बढ़ेंगे, पर 2022 का वापस 5% कर दिया है। ये दीपक भाई की क्वेरी को आप में से कौन सॉल्व करेगा? चलो यस यू कैन राइट डाउन मी, तो मैं आपको परमिशन देता हूं और अनम्यूट करता हूं दीपक भाई को जवाब देने के लिए। यस किसे कॉन्फिडेंस है जीडीपी पे, बताइए। और जिसने ये डेटा भी डाला है 11.5% और 5% वाला, लेट मी गिव 10 seconds टू यू। आप में से जिसको अपॉर्चुनिटी लेनी है, यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दीपक शेल के। बहुत अच्छी क्वेरी है लेकिन दीपक भाई आपकी, गुड। यस यस एनीबॉडी? Sir, this is Partha Sarde. पार्था सारथी जी, यस पार्था जी। वो कोरोना की वजह से जीडीपी डाउन हुआ ना, हाँ तो अभी Q3 होने के Q4 में फिर वापस आ रहा है। तो वो जो लास्ट हुआ था वो मेकअप होने के लिए इस बार आ रहा है 7.5 का। ओके मतलब इस साल तो हम 7.5% से डीग्रो करेंगे। हाँ इस साल तो बराबर ना, दिसंबर में Q4 खत्म हो गया, डेटा अभी आया नहीं है, पर ये होगा 7-7.5% डाउन, राइट। अगले साल का 11.5% क्यों? क्योंकि -7.5% से हम लोग बाउंस करने वाले, तो बेस जो है वो बहुत लो होगा, बराबर ना, और वी शेप रिकवरी है, राइट पार्था जी? तो आपने यही बताया ना? हाँ वही सर, वही राइट। पर फिर उसके बाद वाले साल क्यों खाली 5% अनुमान ले रहे?
मगर एक बार ग्रोथ होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा ना। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ये 5% भी दुनिया से ज्यादा है, बराबर ना, वर्ल्ड से फास्ट है। 5% इन्होंने कंजर्वेटिव ग्रोथ रखा हुआ है, राइट। देखो कभी भी हम यही सोचते हैं कि अच्छा आए। देखो जो भी स्टूडेंट्स ने भी पार्ट लिया था वो स्टूडेंट्स भी जानते होंगे कि जब आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे ये साल का रिजल्ट कैसा रहेगा, तब मेरे ख्याल से हम सब लोगों ने एक ही डेटा पे हम सब लोग एग्री होते थे, और वो डेटा होता था कंजर्वेटिव, राइट। करेक्ट सर। आप लोग ये कहते थे 15% का ग्रोथ अनुमान है, तो भी आप 10% लिखते थे, बिकॉज यू वांट टू बी लिटिल बिट कंजर्वेटिव। देखो 15% आया तो हम सब के लिए तो पार्टी है, हम सब ने पैसा डाला हुआ है, राइट। पर 10% बोलते हो तो इट्स गुड, बराबर ना पार्था जी? इसके लिए हम लोग एवरेज 10% पकड़ा है सर उसमें से। या करेक्ट करेक्ट। तो अभी 5% का कहने दो आईएमएफ को, राइट। पहले साल 11.5%, दूसरे साल 5%, आते आते ये लोग और अपग्रेड कर देंगे कि चलो अभी 8%, राइट। पर मैं आपको बता दूं, हम आने वाले 5 साल में एक आध साल डबल डिजिट जीडीपी 11.5 जो देखा ना, हम 13-14% भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये 5 साल को आप अंडर एस्टिमेट मत करना। हमने बताया था 75 इयर्स पूरे होंगे इंडिया को, बहुत से प्रोस्पेक्टिव प्लान करने वाले हैं। ये हम सब लोगों ने बजट से पहले भी बातें रखी थी, राइट। हमने ये अनुमान रखा है कि आने वाले 5-10 साल में हम कुछ ऐसा देखेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। सो गेट रेडी फॉर अमेजिंग डेटा, बराबर दीपक भाई? चलिए, ये वही आईएमएफ है जिन्होंने इंडिया का ग्रोथ वर्स्ट रखा हुआ था, वो भी अपग्रेड करके आ गए ना दीपक भाई। अभी आप भी 5% ही अनुमान लो जो उन्होंने बोला है वो। फिर आईएमएफ हर जब भी डेटा देगी वो 2-2 साल का डेटा देती जाएगी, तो आप अपग्रेड कर सकोगे उनके सामने साथ में, बराबर? यस। चलो, इंद्रजीत भाई की वापस कंपनी आई, टीम लीज, एसआईएस के अमरनाथ ठाकुर, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लाइफ इंश्योरेंस, एब्सोल्युटली अमरनाथ जी, ये दोनों ही ग्रोइंग सेक्टर है, और ये दोनों में ही धंधा आप नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ देखते हो। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो बड़ी बैंक से ज्यादा ही दिया है, लेकिन गड़बड़ किधर हुई अमरनाथ जी? क्वालिटी में हुई ना। यहां पे ही जो हाथी होते हैं उन्हें फायदा हो जाता है, राइट। लाइफ इंश्योरेंस, यस, ग्रोइंग, इमर्जिंग, एब्सोल्युटली राइट। इंद्रजीत भाई ने वंडरला लिखा है, अगेन सेक्टर आना चाहिए, और वो कौन सा? अदर लेजियर, बराबर ना? अमरनाथ ठाकुर, आपने एएमसी बायोटेक्नोलॉजी बोला, दोनों पे हमारी बात हो गई, राइट? यस। केम्स, इंद्रजीत, करेक्ट करेक्ट, सही जा रहे हो। दीपक शेल के बजट में जीडीपी ग्रोथ 6.8 है, तो हम कौन सा ले? बजट में अगर 6.8 ग्रोथ बताया है, राइट, आप आईएमएफ का ले सकते हो, बजट का भी ले सकते हो। देखो हर एक एजेंसी अलग अलग डेटा देती है, आरबीआई भी अलग डेटा लेके आएगी, अभी तो एसबीआई को भी आना है, वो भी एस्टिमेट करेंगे। इन सबका सुनने का, राइट, और इन सबके साथ चलो, बराबर है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप अपना रखो, बराबर की नहीं? ओके पंकज भाई, ये आपने 1.25 लाख करोड़ क्या लिखा था? 1.25 लाख करोड़ किस चीज का आंसर दिया था? सर मैंने वो आपने उसका स्पेशल रिटेल का मार्केट कैप पूछा था ना, उसका हाँ लिखा था हाँ, सर। ओके ओके, मैंने कंपनी का धंधा पूछा था कि स्पेशलिटी रिटेल में मान लो कोई बड़ी कंपनी है तो वो कितना धंधा करती है। सॉरी सर, मैं मार्केट कैप सेक्टर पे चला गया। नो प्रॉब्लम। चलो मार्केट कैप भी देखो, लाख करोड़ मतलब कुछ भी नहीं है, बराबर नहीं? ये लाख करोड़ 5 लाख करोड़ होने ही वाला है, इसे कौन रोक सकता है? ये सब ऐसे ही बढ़ेगा, राइट? ओके सुधांशु जी, सर ये शेयर आपने होल्डिंग पैटर्न, हाँ कहिए कहिए, क्या कह रहे हो पंकज भाई? सर आपने ये बंधन बैंक में जो एनपीए का इश्यू बताया, वो किस हाँ, तरह से उसको आप मतलब डिस्क्राइब कैसे हम लोग समझे, क्योंकि हम देखो इसमें क्या है, ये साल एक दुविधा थी। जब जनरली आप एनपीए देखो तो पता चल जाता है कि कहां पे क्या है,
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई लोगों को तकलीफ होगी, लोग अपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाएंगे और सीधा आप उनके नाम एनपीए में डालोगे तो भविष्य में उनको लोन में भी तकलीफ हो सकती है, तो ऐसा नहीं करने का। ये एक तकलीफ वाला साल है, ये साल को आप जनरल कंसिडर नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसलिए बैंक्स जो है वो एनपीए में नहीं डाल रहे हैं, जिनके इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे। अगस्त के बाद मोराटोरियम खत्म हो गया, फिर भी वो जो नहीं भर रहे उनका नाम एनपीए में नहीं डाल रहे। तो अगर बैंक एनपीए में नाम नहीं डाल रही है और आप एनपीए देख के खुश हो जाओगे कम एनपीए, तो थोड़ी ना चलेगा, वो डेटा गलत है, वही हमें मानना पड़ेगा अभी तो हमें एज ए इन्वेस्टर हमें एक सही फिगर भी चाहिए, बराबर। देखो हम सबको, मेरे को भी बहुत डर लग रहा था कोरोना के समय कि भाई पता नहीं लोग कितने लोग डिफॉल्ट करेंगे, तो पता नहीं बैंकों का क्या होगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने डिफॉल्ट नहीं किया। लोगों को जैसे पैसे आने लगे, लोग वापस इंस्टॉलमेंट भरने लगे, तो सब सही होने लगा। एस्टिमेट गलत हो गए, लेकिन फिर भी हमें ये डेटा चाहिए कि कितने लोग अभी भी अफेक्टेड है। ये देखा गया है कि कुछ सेक्टर में कम नौकरियां चली गई कोरोना के समय, तो वो लोगों को अभी भी तकलीफ है, उनके धंधे बंद हो गए। जैसे आप रेस्टोरेंट देखो तो बहुत लोग बेचारे रेस्टोरेंट नहीं खोल पाते थे, तो उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। ट्यूशन क्लासेस आप देखो, वो बेचारे ट्यूशन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, उनको प्रॉब्लम हुआ। तो इंस्टॉलमेंट उन लोगों के नहीं भर पा रहे होंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ना। यस सर। तो हर बैंक ने रियल एनपीए दिया, हर बैंक ने ये बताया कि हमारा एनपीए होगा 1.5%। पर अगर हम उन लोगों को भी कंसीडर करें जो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे, तो रियल एनपीए हमारा 3% है। तो इससे हमें पता चलता है कि डैमेज कितना हो सकता है अगर ये लोग अभी भी ना भर सके तो। अच्छा, तो इसके लिए बंधन बैंक में ज्यादा है वो, मतलब ये बहुत ज्यादा है, 6 टाइम्स। ओहो 6 टाइम्स ज्यादा है बंधन बैंक में, राइट। देखो एचडीएफसी में कुछ भी नहीं है, तो एचडीएफसी ने बहुत खुश कर दिया। इनिशियली जैसे ही रिजल्ट आया, ये देख के हम लोगों ने भी उसके ऊपर रिमार्क लिखा था कि खाली ½ % उसका रियल एनपीए बढ़ता है, तो ½ % कुछ भी नहीं है। अभी ½% मतलब कुछ प्रोविजन होंगे, इससे 6-7 हजार करोड़ का प्रॉफिट तो घटेगा ही, लेकिन इतनी बड़ी फिगर नहीं है जिससे हम घबरा जाए कि एचडीएफसी बैंक लॉस करेगी, राइट। लेकिन बंधन के केस में वो ज्यादा है, तो हमें तैयारी रखनी चाहिए इस चीज की। तो जब फ्यूचर तक में करेक्शन एनपीए में आएगा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो वो करेक्ट होगा सर मेरे ख्याल से बंधन बैंक तब तो। हाँ होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं। थैंक यू सर। बराबर ना, तो वेटेज उस हिसाब से करने का, बहुत एग्रेसिव अभी नहीं बनने का लेने में, राइट। नए लोग के करीब आए तभी आप उसको ऐड कर सकते हो, बराबर ना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू पंकज भाई। यस, तो सुधांशु जी ने लिखा है शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक सरप्राइज्ड मी, प्रमोटर कोटा 0% एंड 26% रिस्पेक्टिवली। यार सही बात है सुधांशु जी, क्योंकि कोई प्रमोटर ही नहीं है ना वहां पे। इट इज अ प्रमोटर लेस कंपनी मैनेज्ड बाय यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुधांशु। आपने एलएनटी का भी कहा था कि आप प्रमोटर होल्डिंग देखने जाओगे तो ऐसा होगा, बट देयर आर सम कंपनीज व्हिच आर वेरी गुड, नॉट दैट प्रमोटर का पास ये नहीं है तो एफपीआई का ज्यादा होल्ड है और वो कहीं भाग के नहीं जाने वाले। करेक्ट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इन एचडीएफसी, बट अभी देखा ये सब रिजल्ट्स के टाइम पे आई एम आल्सो पैरेलली डूइंग दो सेम एक्सरसाइज। वंडरफुल। अब ये सामने आया तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। या करेक्ट। सो एचडीएफसी के कोई प्रमोटर नहीं है ना। एचडीएफसी में इन्वेस्टर की जो बेंच है वही पूरा बिजनेस चला रही है, वही अपॉइंट करते हैं हर साल आपके चेयरमैन, आपके डायरेक्टर्स, और फिर ये लोग बिजनेस चलाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया मैनेज्ड है। एचडीएफसी बैंक में 26% इसलिए है क्योंकि आरबीआई का रूल है, राइट। तो कोटक बैंक में भी प्रमोटर का स्टेक 26% होगा, एचडीएफसी बैंक में भी। जनरली बैंक्स होगी तो वहां पे तो प्रमोटर को 26% स्टेक होगा, राइट। बैंक्स को जो रेगुलेटर इज आरबीआई, सो देयर विल बी आरबीआई नॉर्म्स, तो मिनिमम उतना दे विल हैव टू कीप, राइट। करेक्ट। पर हमारे लिए लर्निंग की बात यह है कि इसमें फिर इंडिया का निवेश होना चाहिए था, लेकिन इंडिया का निवेश नहीं है। जहां पे प्रमोटर नहीं है और बहुत अच्छी कंपनी है, वो कंपनी एफआईआई की है। अब बाय सरप्राइजिंग एचडीएफसी में 50% से ज्यादा स्टेक तो एफआईआई का है,
इसका मतलब कि ये तो इंडिया की नहीं हुई, फिर तो FII प्रमोटेड बैंक हुई। राइट, एफडीएफसी बैंक में तो 76% एफपीआई है। या 76, तो मतलब अमेजिंग, ऐसा कैसे हो सकता है। पर देखो उनको कितना, वो लोग अपने अपने गोल पे फर्म है। उनको ये, वो क्या चाहते हैं पता है, कि इंडिया में आने वाले 10 साल में उनको पता है कि कोई बैंक आएगी 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे, तो वो लोग अभी से पोजीशन बनाना चाहते हैं ऐसी बैंक में जो इसके लिए वर्थ है, जो पहुंच सकती है। तो देखो उनका ध्यान एचडीएफसी में, एचडीएफसी बैंक में, और 20 साल से ये लोग इन्वेस्टेड है, देखो बढ़ते ही जा रहे हैं उसमें। सो दे आर हाईली कमिटेड, है ना। Just one question on this. या Is there a chance कि they will increase promoter quota for HDFC Bank? नहीं नहीं, या ये तो HDFC आरबीआई के हाथ में है ना, आरबीआई ने ही कहा है घटाने को। ओके, तो एज पर आरबीआई बैंक्स 26% से ज्यादा नहीं रख सकती है, ओके, ओके। बराबर बट ना। व्हाट इन द केस ऑफ एचडीएफसी जो तो जीरो है, तो हाँ, अजीब लगता एचडीएफसी तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ, और उसमें तो पहले से जीरो है, जब से है तब से। है। राइट, है ना। या ओके, थैंक यू सर। ओके। सो रेशमा मैडम ने मेडिकल इक्विपमेंट बताया है, तो मेडिकल इक्विपमेंट अभी ग्रोइंग है। अभी जस्ट कोरोना के टाइम में जबरदस्त ग्रोथ आया, पर ओवरऑल इतना ग्रोथ नहीं था उसमें। तो अभी ये कैसा है, मास्क कैसा है कि कोरोना के समय जबरदस्त डिमांड, फिर धीमे धीमे वापस कम हो जाएगा, वैसी चीज है ये तो, बराबर ना। परमानेंट नहीं है, और कोई मेडिकल इक्विपमेंट में ऐसी कंपनी भी नहीं है जहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सके, कोई बड़ी कंपनी। जैसे एलएनटी का भी इस सेगमेंट में धंधा है, पर छोटा धंधा है, राइट। ओके, सुधांशु जी ने कहा है टीवीएस मोटर्स हैव जॉइंट हैंड विद बेंगलोर बेस्ड की सुपर बाइक। यस, यही चीज हम देखेंगे सुधांशु जी, कि जो बड़ी कंपनियां है ना, इनके पास पैसा है, ये लोग बरसों से धंधा कर रहे हैं। दो चीज है बड़ी कंपनियों के पास, एक मनी पावर, और एक दूसरा, इंडिया में करीबन ऑलमोस्ट हम देखे तो कोई भी प्रोडक्ट अगर ई सुपर बाइक लॉन्च करनी है इंडिया में, तो सबसे पहले तो वो लॉन्च होगी मेगा सिटीज में, फिर ये लोग जाएंगे और छोटे मेट्रो शहरों में। पर इनको ये तो टारगेट रखना होगा कि हमें 3 साल में 400 सिटी पहुंचना है। 400 सिटी यानी 1.5 लाख वाले, 1 लाख से बड़ी पॉपुलेशन वाले 400 सिटीज में। अब ये जो 400 शहर है, वहां पे टीवीएस की तो डीलरशिप होगी ना ऑलरेडी, राइट। तो विन विन सिचुएशन। अब ये नई बिचारी ये सुपर बाइक कब सब जगह डीलर खोलने जाएगी। टीवीएस के पास पूरा डीलरशिप नेटवर्क होगा, बजाज के पास होगा, तो धंधा भी कर पाएंगे दोनों मिलके, और निवेश भी ये कंपनियां, बड़ी कंपनी कर पाएगी। तो यही चीज हम देखेंगे। या two friends have this company. I know these people, known people. Okay. One is an electronic engineer and one is a mechanical engineer, and these two have come up with not going for moped वगैरह नहीं बनाने. They want to go minimum 350 cc. ओहो, क्या बात है। But they will slowly expand, and TVS का, as you said, पूरा network is ready, and TVS was first to approach them, and that deal was cracked. अभी ये कोरोना से थोड़ा slow हुआ है, but next year they will be launching this. यस यस, हम लोग ये तो सोच ही सकते हैं सुधांशु जी, कि अगर कोई भी टू व्हीलर कंपनी को इतना बड़ा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है, पर ई सुपर बाइक में ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि ई सुपर बाइक आएगी। मेरे घर पे नहीं है, जैसे मेरे पास एक थी बाइक, पर वो तो एक लोकल कंपनी की थी जिसमें मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अच्छी प्रोडक्ट नहीं थी वो। पर अब जो आएगी वो क्वालिटी जबरदस्त होगी। तो उनके पास 130 करोड़ का मार्केट है इंडिया का, 30 करोड़ परिवार है, तो कम से कम 30 करोड़ में से ये तो सोचेंगे कि 1 करोड़ तो बिके, बराबर कि नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो खरीदेंगे। तो बड़ा मार्केट है इनका, और अच्छा देखेंगे। बजाज ऑटो ने भी, मेरे ख्याल से किसने रिजल्ट इस बार डिस्कस किया था बजाज ऑटो का, मैं नाम भूल गया अपने स्टूडेंट का, उन्होंने भी बताया कि 1000 करोड़ का निवेश किया है बजाज ऑटो ने। एक नया प्लांट कहीं पूना के करीब में खोल रहे। आपने ना पार्था जी, याद है ना, आप ही ने बोला कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लोगों का नया प्लांट उन्होंने लॉन्च किया है, चाकण में शायद, राइट।
तो यही सब चीजें हैं। अब अभी हम यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे। दिस इज एन इमर्जिंग सेक्टर, राइट? या सो अमरनाथ जी ने तो पूरी लाइन लिख दी है। एयरलाइन, ब्रू, डिपार्टमेंट स्टोर, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, इंटरनेट कैटलॉग, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, अदर लेजर, रेस्टोरेंट, कंज्यूमर, स्पेशलिटी रिटेल, ट्रैवल, सपोर्ट सर्विस। देखो अमरनाथ जी, खाली इतने में पैसा डालो और 15% नहीं बने तो मेरे को बोलना, कोई डाउट ही नहीं है। एक ही केस में 15% से पैसा नहीं बनेगा आपका। हर साल 15% का ग्रोथ एक ही केस में नहीं आएगा। अगर जो कंपनियों में निवेश किया होगा ना वो घटिया होगी, तो अब आपको तो कंपनी कैसे सिलेक्ट करना वो भी पता है। तो धंधा तो बढ़ने ही वाला है, कंपनियां अच्छी है, तो फिर शेयर बाजार कितना सिंपल है। देखो, पैसा लगाओ, बहुत दिमाग लगाओ नहीं कि क्या है क्या नहीं, कल गिरने वाला है, कल निफ्टी का क्या होगा, ये सब चीज कोई वेल्थ में जरूरी नहीं है। पैसा लगाओ, शांति से बैठ जाओ। हर साल आपका जो अर्निंग है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, राइट? और आप क्या उम्मीद करोगे? आने वाले समय में आपका पैसा 15% से बढ़ेगा। हर साल आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट इट। आपका डिविडेंड हर साल बढ़ेगा, राइट? सो वेरी गुड, दिस लिस्ट वुड बी योर वेल्थ क्रिएटिंग लिस्ट, अमरनाथ जी, बराबर ना? अब ये परसेंटेज बढ़ाने का हो तो क्या कर सकते पता है? कंपनियां जब टूट रही है तब अच्छे लेवल पे आप बाय करोगे तो आपको एक जंप मिलता है, इससे आपका जो CAGR है वो बढ़ता है। सो इफ यू आर स्मार्ट इन परचेसिंग कंपनीज तो आप अपने CAGR को कुछ हद तक बढ़ा सकते हो। अगर आप नहीं भी हो, कंपनी अच्छी करते हो, पैसा तो बनने ही वाला है ना, कोई रोक ही नहीं सकता है यहाँ पे आपको, राइट अमरनाथ जी? ओके, सो दीपक शेलके, निफ्टी 50 फर्दर EPS कैसे ले? निफ्टी 50 का EPS कैसे ले दीपक भाई? ये थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अभी अशोक भाई प्रेजेंट करने वाले हैं। मेरे को पता नहीं अशोक भाई ने कितना काम किया, लेकिन अशोक भाई ने प्रॉपर मस्त बना दिया होगा। तो चलो, एक तो गुरुवार को अशोक भाई से सुनेंगे हम लोग, और उनका डेटा देखना, आपको आइडिया आ जाएगी कि किस प्रकार से अशोक भाई ने बनाया है। हमें क्या करना पड़ेगा दीपक भाई? निफ्टी 50 की कंपनियां पूरी लेनी पड़ेगी, वेटेज वाइज उनका वेटेज लिखना पड़ेगा, और जो कंपनी का जितना ग्रोथ है उस ग्रोथ को वेटेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। एफएल होगी 40% ग्रोथ करने वाली कंपनी, पर निफ्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। निफ्टी से जिसका लेना देना है वो कंपनी के वेटेज के हिसाब से ग्रोथ निकालो, आपको पता चल गया निफ्टी 50 कितना ग्रोथ करेगी, बराबर? देखो, हमने Q1 के जब रिजल्ट बताए थे ना दीपक भाई, जब इंडिया 23% से टूटा था, उस समय मेरे ख्याल से संदीप वागले ने काम किया था शायद। मेरे ख्याल से पुणे के जो संदीप वागले है, उनकी उंगली अभी अमेजिंग घूमती है, बहुत बढ़िया रिसर्च करते हैं। तो कितना बढ़िया उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया था Q1 में कि 23% से GDP डाउन, पर निफ्टी 50 का धंधा खाली 5% से डाउन था। इसका मतलब तो ये था कि धंधा डाउन ही नहीं था, खाली 5%। और अभी H1 के समय खाली 1%। अभी देखना है अशोक भाई जब कल प्रेजेंट करेंगे 9 मंथ में निफ्टी 50 मान लो ग्रोथ में आ गई होगी, बराबर? GDP आप बोल सकते हो पीयूष भाई, ये साल का GDP 60%, 5% से टूटा, पर निफ्टी 50 होशियार है, उनको पता है वेटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है, राइट? तो अशोक भाई का प्रेजेंटेशन देखेंगे गुरुवार को दीपक भाई, ओके? या Deepak Patel, sir, I am having query in updating GDP data. There is some doubt. Can we take it today in this meeting? Yes, क्या डाउट है बताइए दीपक भाई। हेलो। यस दीपक भाई, कहिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, गुड इवनिंग। जैसा IMF का डेटा आया है 2019 का, हाँ हाँ तो सर उसमें उन्होंने 2019 का ग्रोथ इंडिया का 4.2% बताया है, और अपना वर्ल्ड बैंक का जो हमने एक्सरसाइज किया था उसके हाँ हिसाब से तो अपना डेटा, अपना इंडिया ग्रो कर रहा है 6% सर। कब का कह रहे हो आप? 2000 2019 सर, जो वर्ल्ड बैंक से डेटा भी अवेलेबल ही है। और IMF का जो आपने लिंक भेजा था, जो शीट भेजा था सर हाँ, आपने,
जो हाँ, हाँ। अपना इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, राइट। तो उसमें 2019 का उन्होंने ग्रोथ तो 4.2% का दिया हुआ है। ओके, तो हमें फ्यूचर ग्रोथ कौन सा लेना चाहिए सर? वो अभी देखो 2019 तो खत्म हो गया, वो तो 4.2 अगर उन्होंने दिया है तो वो एस्टिमेटेड नहीं है, वो रियल ग्रोथ है, तो आपने 4.2 लिख दिया। रियल ग्रोथ सर डिफरेंस आ रहा है सर, वर्ल्ड बैंक का और इनका डिफरेंस आ रहा है सर, 2% का इसका डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक का और IMF का डेटा में। अच्छा, डिफरेंस हाँ आना सर, नहीं चाहिए वैसे। हाँ सर, ये पूरा डिफरेंस है सर। चाइना हम्म। का ग्रोथ में भी डिफरेंस है और इंडिया का ग्रोथ में भी डिफरेंस है सर। ओके, आपने वो रुपी वैल्यू में लिया कि डॉलर में लिया हुआ है? सर सेम डॉलर में ही लिया है, ओके, चलो जो वो डेटा देख है लेंगे, वो अपन देख लेंगे। लेकिन अगर सर मैं आप लिंक 2019 का शेयर डेटा करूँ? लेते हो तो आपको वर्ल्ड बैंक का हाँ सर, लेना पड़ेगा, बराबर? आप वर्ल्ड बैंक के 2019 के डेटा लिखो। अब हाँ सर। फ्यूचर एस्टिमेट में कहाँ ट्रबल आ रही है आपको? सर वो लेना कौन सा है, यानी कि अभी IMF का लूं या वर्ल्ड बैंक उससे का कोई जो फर्क आया नहीं हुआ है? पड़ता है, आईएमएफ का हो या वर्ल्ड बैंक का हो, आपको तो ग्रोथ से क्या लेना देना है 2019 का? सर एवरेज में वो उसको ये कर दे रहा है सर, एवरेज कब जब की, मैं लेता हूँ कितने साल की एवरेज 9 करनी है? सर जो पिछले में जो 4 साल का, यानी कि 49 ईयर, ये 4 साल का जो एवरेज ले रहा हूँ उसमें वो हाँ, ये कर देता है सर। तो 4 साल की एवरेज में ये, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 6 और 4.5% में, दीपक भाई, क्योंकि एक ही स्लाइट साल डिफरेंस से आ रहा है ऐसा आपके होगा। 5 साल हाँ, की एवरेज नहीं बिगड़ेगी, हाँ सर, बराबर ना? राइट देखो सर। मेन क्या है, आपको 2019 का वर्ल्ड बैंक का डेटा लेना है, डेटा मतलब फिगर, ओके, कितने लाख करोड़ का धंधा था, हाँ राइट? सर, अब बात रही 2020 की, तो हाँ 2020 का डेटा तो अभी अपने पास है ही नहीं, हाँ सर, 2020 आपको एस्टिमेट करना है। हाँ तो सर, 2020 कितना एस्टिमेट करोगे? आईएमएफ ने 7.5% बोला है, तो 7.5% का डी ग्रोथ डाल दो। ओके सर, 2019 की जो फिगर है हाँ उसको 7.5% से घटा दो, तो आपको 2020 का वर्ल्ड जीडीपी, इंडिया के जीडीपी डेटा हो गया आपका। हाँ सर, पर ये एस्टिमेटेड लिखने का, बराबर ना, हाँ 2020 सर, ई, ताकि आपको भी पता चले कि ये रियल फिगर नहीं है, राइट? राइट सर, राइट अब सर, 2020 एस्टिमेटेड फिगर आ गई, अब आपको क्या हाँ एस्टिमेट करना है? 2021, 2022, हाँ सर, राइट? ओके, 2021 कैसे एस्टिमेट करोगे? बेस फिगर क्या हुई आपके पास? 2020 सर, 2020 की एस्टिमेटेड फिगर है ना, हाँ सर, उसमें 11.5% ऐड करो तो 21 की आ गई, हाँ सर, राइट? उसमें और 5% ऐड करो, 22 की आ गई, हाँ सर। राइट? सर वो मैंने किया हुआ है, इसके हिसाब से ही मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन यही थोड़ा था कि कौन सा IMF का ले लूं या वर्ल्ड बैंक का डेटा ले लूं करके। बराबर है। अभी क्लियर हो गया ना? हाँ सर, तो अभी वर्ल्ड बैंक का ही लेना है ना सर? हाँ, वर्ल्ड बैंक ग्रोथ लेना है हमें, तो सॉरी, ओके, ओके, डेटा लेना है हमें, ग्रोथ से तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, 2019 में क्या हुआ ओके सर, क्या नहीं, क्योंकि 2019 की बात गई, हाँ सर, हाँ, राइट? ग्रोथ के लिए आप कंसिडर क्या करते हो? अपना फ्रेश डेटा सर, रियल डेटा नया डेटा। 2019 का, बराबर हाँ ना? सर, आपके पास अगर 2019 का डेटा है तो आप खुद भी देख सकते हो कि सही में क्या ग्रोथ हुआ है, राइट? हाँ ना सर, आपको वो 6% 2019 से का बढ़ रहा ग्रोथ है। जानने के लिए आईएमएफ पे हाँ सर, जाने की जरूरत है ना वर्ल्ड बैंक पे, क्योंकि आपके पास हाँ सर, डेटा है 18 का, 19 का, हाँ राइट? सर, ग्रोथ राइट तो सर, निकाल राइट, सकते हैं ना अपने आप, हाँ सर, हाँ, है ना? राइट सर, ओके दीपक भाई, राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुकेश मिश्रा जी ने रेस्टोरेंट लिखा है, जी जरूर रेस्टोरेंट, 100%। देखो अभी तक रेस्टोरेंट का पिछला साल तो बुरा था, राइट, लेकिन अब उम्मीद जगी है। मैंने अभी 2 दिन पहले की अपने मीटिंग में भी डिस्कस किया, जब विनोद भाई ने बारबेक्यू वाली वो रेस्टोरेंट की नाम लिया। देखो मैं तो खाना खाने गया संडे को, सैटरडे को, मुझे ऐसा था कि संडे को तो कहीं पे वैसे भी लाइन नहीं मिलेगी, पर सैटरडे को मेरे को जगह नहीं मिली, सोचो। तो मतलब लोग अभी वापस निकल चुके हैं, राइट? रेस्टोरेंट वापस दौड़ेगा। और ऐसा मत कहना कि खाली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, आपके सिटी की कुछ खासियत होगी जो बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट्स है, लोकल्स, ये लोकल्स भी बहुत अच्छी आएगी, जो फाइन डाइनिंग देगी, है ना, जो फाइन डाइनिंग का अनुभव देती है,
अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी, मैनेजमेंट अगर ग्रोथ करना जानती है, तो वो अपनी फाइन डाइनिंग को इंडिया लेवल पे पहुंचाएगी। राइट, मैं जितने भी सिटी घुमा हूं मैंने देखा है कि हर शहर की कुछ खास बात है, और वो शहर में कुछ फाइन डाइनिंग वाले हैं जो पूरे स्टेट में फैले हुए हैं। तो यही पूरे स्टेट में जो आज फैले, कल पूरे इंडिया में फैलेंगे। राइट, सो यस, फाइन डाइनिंग भी तगड़ा ग्रोथ करेगा। या सुधांशु जी, एस्टिमेट्स आर, अच्छा जय राठौड़ आपने लिखा है यूट्यूब, अच्छा आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो जय? यस, आप अगर अनम्यूट कर सकते हो तो आप अनम्यूट कर दीजिए जय भाई, मेरे को आपसे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस जय, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर वो आई थिंक अभी वो मीटिंग में नहीं है। ओके ओके ओके, राइट। सुधांशु जी ने लिखा है एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट फ्यू इयर्स एवरेज ड्यू टू पैंडेमिक, करेक्ट। सर आई वाज ट्राइंग टू आंसर दीपक शैल के, वो 11.5 के बाद 5 क्यों आ रहा है? या करेक्ट करेक्ट। एंड देन आई हैव रिटन अबाउट कैटapult, अपनी तीर कमान जो होता है, जितना पीछे खींचोगे उतना स्ट्रांग वो आगे जाएगा। सही बात है, ओके। या आपने दूसरे मैसेज में वही लिखा है, बराबर है, करेक्ट करेक्ट, राइट। अभी ये लोग कम ही ग्रोथ एस्टिमेट करेंगे, लेकिन आशा रखो 8% तो कम से कम इंडिया देखेगा हर साल, और 1-2 साल हम देखेंगे 12-14%। देखो एक चीज हम लोगों ने कोरोना से पहले बात की थी। हाँ सुधांशु जी क्या कह रहे हो आप? यस प्लीज। जैसे शोएब अख्तर थे जो फास्टेस्ट बॉलर थे, हाँ हाँ, उनका रन अप तो ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन तक जाता था, तो जितना वो Correct. पीछे जा सकता है उतना वो तेज गेंद फेंक सकता था। So this is what pullback will do for markets now. यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे और बढ़ने हो के भी लिए रहा थोड़ा है, पीछे मार्च हटना के बाद होता है। जो हो रहा है वो वही हो रहा है। या करेक्ट करेक्ट। तो संजय देसाई सेड इंश्योरेंस जनरल, इंटरनेट एंड कैटोलैग, या तो ये पूरा इमर्जिंग ग्रोइंग, नो डाउट अबाउट इट। और देखो अभी तो सब स्मार्टफोन पे आ रहे हैं, जितने ज्यादा लोग स्मार्टफोन पे, और उनके बैंक में हर महीना सैलरी की इनकम बढ़ती जाए, खरीदी उतनी बढ़ती जाएगी। एकदम सिंपल फंडा है इंटरनेट का, एकदम सिंपल। मेरे बैंक में कितने पैसे है उस पर भी डिपेंड करता है मैं कितनी खरीदी करूंगा, राइट। और देखो और एक चीज की, इस बार सरकार ने 2.5% कर दिया हेल्थ पे निवेश। एक चीज तय है, या तो सरकार का पैसा लगेगा या आपका और मेरा लगेगा, हेल्थ पे तो सबका पैसा लगना ही है। सरकार एक बड़ी चीज है, अगर वो 1.5% से 2.5% अगर अपना निवेश बढ़ाते हैं, तो हम सब जो लोग हैं सिटीजन, उनका निवेश कम हो जाता है। तो हमारी जेब से जो 60% जाता था वो खाली 40% जाएगा। इससे भी बहुत पैसा अपनी बैंक में बचता है। दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम गवर्नमेंट दिस ईयर। मोराटोरियम नाउ रिवाइज 31 मार्च। या सुधांशु जी, दीपक शेलके सर, व्हाट्सएप में किसी ने बोनस और स्प्लिट में किसी ने क्वेरी पूछी थी, डॉक्टर जैद भाई ने आंसर दिया, टोटल कितने हैं वह मुझे, यार देखो आज भी किसी ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। देखो मेरे को लगता है मयंक भाई ने जवाब दिया किसी की क्वेरी का, तो दैट्स वेरी गुड। अगर आप क्वेरी के जवाब दे सके तो ये और ट्रेन करेगा, और गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हो सकता है हम गलत हो जाए, इट्स ऑल राइट, कोई हमें करेक्ट करे, लेकिन देने चाहिए। दीपक भाई अगर समझ नहीं आए तो देखो हम कितनी सारी स्प्रेडशीट डालते हैं रोज, मेरे ख्याल से एक आधी शीट हम डालते हैं, कोई ना कोई कंपनी का पूरा रिपोर्ट, तो उसमें बोनस स्प्लिट सब आ जाता है, तो उससे थोड़ा मैच कर लेने का, बराबर ना, इससे भी आइडिया क्लियर हो जाएगी, राइट। नहीं तो क्या है, अगर फिर भी ना हो तो बोनस स्प्लिट वाला कॉलम निकाल दो। जैसा मैंने अभी दीपक भाई को बताया कि 1 साल से आपका 20 साल का डेटा नहीं बिगड़ेगा, पर अगर गलत डेटा होगा तो जरूर बिगड़ेगा, इससे तो डिलीट ही कर देने का वो साल, राइट। या रेशमा मैडम ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज लिखा है, यस डेफिनेटली। ओके सुधांशु जी, आई एम लुकिंग एट पॉसिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग नॉलेज ऑफ एलियट वेव प्रिंसिपल एंड बाय ऑन करेक्शन using estimates based on wave theory and Fibonacci ratios and buying in trenches. So
as not to miss the bus, and they say no one can predict the bottom. Absolutely, you are right, Sudhanshu ji, correct. पर जैसे आज ये लोग, आज आप लोग बात कर रहे थे कुछ बालकृष्ण इंडस्ट्री पे, है ना, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो उसको नोट किया कि देखो ये अपनी कंपनी है जो ब्रेकआउट दे चुकी है और वो घट रही है, तो अभी हमको लेनी चाहिए। पर टूटने के पहले दिन अगर आप घुसोगे तो ये चीज सोच लो, पहले दिन जितना टूटता है वो तो एक तय करता है कि अब मेरे को कितना टूटना है, शांति से लेता जाने का, कोई जल्दबाजी नहीं करने की, बराबर ना। पहले दिन लिए है तो तैयार रहने का कि अगर ये शेयर 3-4 महीने करेक्शन में रहता है तो भी मेरे पास पैसे होंगे। जिस दिन आपने लिए, आप जैसे कई लोग, हाँ कहिए सुधांशु जी। सर नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि अब ऊपर चला अब ले लेते हैं, सही बात है। बट ये ऐसा भी नहीं चलता सर। इट इज ए बी सी करेक्शन नॉर्मली, तो ए नीचे जाता है, बी ऊपर आता है और सी फिर से नीचे जाता है। हाँ, तो जिसके पास पेशेंस है वो सी को समझे और सी के 5 वेव अगर देख सके तो बहुत बढ़िया। बट Absolutely. 5 एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पाते तो क्या करना है कि एक लेवल पे यू स्टार्ट बाइंग, नॉट टू एस्टिमेट एग्जैक्ट बॉटम की मैं नहीं 150 नहीं मैं 100 में ही लूंगा, तो शायद वो 120 से ही घूम जाएगा। या एब्सोल्युटली, क्योंकि ये कंपनियों पे सबका ध्यान होता है, बराबर ना। जो सबसे मस्त कंपनी है ना उस पे हम सबका ध्यान होगा, लेकिन जब पहले दिन टूटती है तो जो सुधांशु जी ने बताया कि कुछ समय करेक्ट करेगी, इसको मैं सिंपल वे में बोलूं तो समझ जाओ शेयर थोड़े समय के लिए करेक्शन मोड में आ गया है। देखो हमने रिलायंस की कब से बात की थी, अभी भी करेक्शन मोड में है, राइट। तो शेयर जब करेक्शन मोड में होता है तो कुछ समय तक करेक्ट करता है। आप जब लेते हो तो पहले से सोच लो कि मैं कितने % मेरा निवेश करने वाला हूं। मान लीजिए आपने पहली बार बालकृष्ण को लिया, तो पहले डायरी में लिख लो कि बालकृष्ण मुझे कितने इकट्ठा करने हैं। पहला जवाब होना चाहिए वेटेज कितना बढ़ाऊंगा मैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग 5% तो बालकृष्ण में डालने नहीं वाले हो, राइट। क्यों नहीं डालेंगे 5%? पैसा कौन बताएगा ग्रुप में? चलिए, बालकृष्ण में मैं तो 10 साल से निवेश किया हूं और बहुत बढ़िया पैसा बनाया उसने, बालकृष्ण ने। लेकिन फिर भी मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि 5% डालना चाहिए। Why we should not invest 5%? And what should be a proper weightage for बालकृष्ण? या ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है सर? ग्रोइंग तो है, ग्रोइंग तो है। जिग्नेश भाई हो ना आप? जगदीश भाई, या ग्रोइंग है। देखो ऑटो पूरा ग्रोइंग नहीं था, लेकिन अभी वापस ग्रोइंग में आ गया है। 4-5 साल से मंदी थी। अगर ग्रोइंग नहीं है ना तो 1 रुपया भी नहीं डालने का जगदीश भाई, राइट। पर अगर ग्रोइंग है और अब मेरे को पैसा डालना है तो भी मैं एक अपनी लिमिट बांध दूंगा कि मैं बालकृष्ण में इतना ही पैसा डालूंगा। वो कितना डालूंगा, कितना % मेरे पोर्टफोलियो का? सर वो आइडिया जगदीश भाई? So maybe 1 or 2%. 1 or 2, या एब्सोल्युटली राइट। रेशमा मैडम, दीपक भाई भी कुछ कहने वाले थे मेरे ख्याल से। दीपक पटेल, यस दीपक भाई? हाँ सर, कितना? मैं वही आपका जवाब देने वाला था या कि कितना? इसमें जितना धंधा जो एमआरएफ जो कर पाती है उतना ये नहीं कर पाती है, तो हम उतना वेटेज नहीं दे सकते इसको। या करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अगर क्वालिटी अच्छी है एमआरएफ लेकिन खुद, या अगर एमआरएफ क्वालिटी होती तो हम 5% डाल देते एमआरएफ में, लेकिन एमआरएफ में भी वो क्वालिटी नहीं है जितनी क्वालिटी बालकृष्ण में है, टोटली डेब्ट फ्री, राइट। तो एमआरएफ में डालना हो तो भी 2%, बालकृष्ण में डालना है तो भी 2%, बराबर ना। अब अगर आप लोगों ने सोच लिया कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 2% इन बालकृष्ण, तो 2% का पहले दिन हम ले लेंगे क्या, जब टूटना चालू हुआ है तब, राइट। आपके पोर्टफोलियो, जस्ट मेरे को अंदाज में लेता हूं, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है। अब 2% कितना हुआ 10 लाख का? कितना आप लेने वाले हो बालकृष्ण? 10% यानी 1 लाख, 1% यानी 10,000, यानी अब 20,000 रुपए के, या एब्सोल्युटली 20,000 के आप शेयर लेने वाले हो। तो आज कितना लेने का पता है? शुरुआत 2-3 हजार से ही करने की। चलो आज एक आधा लिया, और थोड़ा टूटे और थोड़ा ले लो,
राइट। ऐसा करने से क्या होगा, आप हमेशा हैप्पी रहोगे, जितना टूटेगा आपको खुशी होगी, अरे वाह ये तो और नीचे आया, और लेते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। और मान लीजिए आप 2% नहीं ले सके, खाली आपने 1% लिया और शेयर में रैली आ गई, तो आने दो ना, ये जिंदगी का पहला करेक्शन थोड़ी ना है, आने दो। आपके लिए दोनों प्रकार से खुश होने की बात है। एक तो शेयर चल गया तो खुश हो जाओ, मैंने तो नीचे लिए है। शेयर चल गया, आपने कम लिए हैं, इट्स ऑल राइट, पैसा रहने दो, बाद में वापस काम लगेगा। ये तो हर शेयर टूटने वाला है कभी ना कभी, बराबर ना? You राइट। sir, या एक क्वेरी है, मुझे टीम लीज लेना था, बट ओके, वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, मीन्स वो हाथ में ही नहीं आ रहा है, और बराबर अभी मैडम, वो ऑलरेडी तो इतना बढ़ चुका है, एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर इट टू करेक्ट। ओके। तो पहले मेरे को रेशमा मैडम ये कहो कि टीम लीज जो कंपनी है, ये आप पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज लेना चाहते हो? सर 3%। 3%, राइट। यस, यू कैन गो फॉर 3%, ये आपका बिल्कुल सही वेटेज है, राइट। तो 3% लेना है तो एक 0.5% से शुरुआत तो कर दो मैडम। ओके सर। 0.5% के लिए भाव मत देखो, एक बार डीमेट में डाल दो शेयर को, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मेरे को लेने हैं। अब करेक्ट। शेयर कभी भी टूटेगा, मान लो 25-30% भी टूट जाता है तो भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमने तो कुछ भी लिया ही नहीं है, हम तो अभी बड़ा माल लेने वाले हैं, राइट। करेक्ट सर। या तो शुरुआत कर दो मैडम। 3 साल से नहीं चल रहा था ये शेयर, और जस्ट मेरे एक्चुअली ख्याल से ये 3-4 महीने से ही चल रहा है। सर ये पहले मालूम ही नहीं था कि इट इज सच अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। ओके, या कोई बात नहीं, अभी भी एक शुरुआत है मैडम। हम 10 साल बाद टीम लीज को यहाँ से ऑलमोस्ट 3-4 गुना ज्यादा धंधा करता हुआ देखेंगे, तो यू कैन ऐड इट इन योर पोर्टफोलियो, फिर मौका देख के लेते जाओ, बराबर मैडम? ओके सर, थैंक यू। या ओके, सो चिंतन भाई, यस, लेट मी चेक द टाइम। Okay, so now we are having only 5 minutes. So let me check your further if you have written anything. What data मृदु मलिक ने लिखा है। पहले तो मृदु मलिक जी कैसे हो आप? एकदम फाइन ना? हमारी बात मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने बात हो रही है। करेक्ट। या कैसा है, हेल्थ कैसा है मैडम? फाइन? यस, ऑल गुड, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब what data will help us decide whether the company is in correction mode and we need to do SIP? Okay, मैडम, करेक्शन मोड का मतलब क्या? शेयर नहीं चल रहा है, टूट रहा है नहीं, शेयर नहीं चल रहा है मतलब करेक्शन मोड। तो शेयर नहीं चलना किसको कहते हैं? कभी भी शेयर मंथली कैंडल में हायर हाई हायर लो लगाना बंद करता है, और शेयर लोअर हाई लोअर लो लगाता है मंथली बेस पे, तब मान लो कि करेक्शन मोड स्टार्ट हो गया है। यू कैन स्टार्ट योर SIP, जैसे बायोकॉन ने कर दिया, राइट, लास्ट मंथ। तो बायोकॉन इज इन करेक्शन मोड। टीम लीज अभी रैली में है, तो टीम लीज इज नॉट इन करेक्शन मोड, राइट। रिलायंस इज इन करेक्शन मोड, डिविज लैब इज इन करेक्शन मोड, क्योंकि ये सारे वो शेयर है जो ये महीना नहीं चल रहे। रिलैक्सो, रिलैक्सो, जस्ट लेट मी चेक इट, मेरे को ध्यान नहीं है रिलैक्सो का। 850, आई मीन। ओके, क्या किसी ने ट्रैक किया है रिलैक्सो? करेक्शन मोड में है कि रैली में है? अगर इफ एनीबडी हैव चेक, नहीं तो ओके, यस, रिलैक्सो मैडम रैली मोड में है, तो रिलैक्सो में अभी SIP नहीं कर सकते, राइट। बराबर ना? देखो, कंपनियां तो आपने फिक्स करके रखी हुई, मैं यही कंपनियों में बाय करने वाली हूँ, तो जो करेक्शन मोड में है उसको बाय करो आप अभी, राइट। करेक्ट। तो अब जैसे डॉक्टर लालपत लैब है, वो भी करेक्शन मोड में है, सो लाइक 2400 23, ये इस टाइम फिर जब करेक्शन मोड में है, देन वी कीप इन ट्रांचेस, करेक्ट? Okay, yes, buy in tranches, not in single time. Right. So then this correction mode normally spreads up to the next result period. Like, what is the data? Yes, absolutely. Correction mode generally stays till next result period, पर वो भी थोड़ा जल्दी है,
जनरली मैंने देखा है कि करेक्शन मोड स्टेज फॉर अराउंड 12 to 15 मंथ, Oh, that long. 12-15 महीना करेक्शन रहता है। एंड इफ मार्केट इज इन बुल रन, जैसे अभी मार्केट बुल रन में है, तो हाँ, ऐसे समय पे भी यू मे सी करेक्शन ऑफ एटलीस्ट 5 मंथ। पर 5 महीने से छोटा करेक्शन मैडम होता ही नहीं है कोई भी, मिनिमम 5 मंथ एंड एवरेज करेक्शन आर फॉर 12 to 15 मंथ, राइट? but if in the middle there is some positive news for the company and with some favorable news, then that Okay. correction period is shortened. Okay, see, no news can help your share rally, Correct. सिवाय की वो न्यूज में इतनी ताकत है कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट को लाइफ टाइम हाई पे ले जाए, राइट? There पहली is a चीज हमें ये साइकोलॉजी समझनी होगी कि व्हाई योर शेयर इज इन करेक्शन मोड। शेयर इज इन करेक्शन मोड बिकॉज कंपनीज प्रॉफिट मे नॉट बी लाइफ टाइम हाई दिस ईयर ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन। कुछ भी कारण हो सकता है, राइट, कि प्रॉफिट इस साल लाइफ टाइम हाई नहीं लगेंगे, जिससे आपका शेयर करेक्शन मोड में आ गया। अब जो भी पर्टिकुलर न्यूज आया है, क्या ये न्यूज की वजह से, इतना ही पूछो आप अपने आप को, क्या ये न्यूज की वजह से आपका शेयर, आपकी जो कंपनी है, उसका प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई आएगा? अगर आपको जवाब मिलता है यस, तभी सोचो कि अब तुरंत चलेगी, नहीं तो जनरली 1-2 दिन चलेगी, फिर वापस वो करेक्शन मोड में ही आ जाती है। क्योंकि ज्यादातर न्यूज कैसे होते हैं, छोटी मोटी खुशी वाले होते हैं, राइट? कभी कभार ही ऐसा होता है कि कोई खराब जबरदस्त न्यूज आ गया जो सही में प्रॉफिट को बिगाड़ेगा, या कोई अच्छा न्यूज आया जो सही में प्रॉफिट सुधारेगा, राइट मैडम? I have a question here. Like Bajaj Finance was in correction mode, and with the credit RBI's credit policy, new credit. So then the share started rallying. It has correct. again corrected today. But then, how do you consider Bajaj Finance from that point of view? Yeah, Bajaj Finance and HDFC, for these both companies, even we have quoted during that time. See, there was a very huge negativeness in both of these companies, but not both of these companies, in fact, both of these sectors. These sectors were not doing good during Corona period, right? Right. But these two companies are based in total sector. Now, when we saw first time news coming that, okay, credit growth is uptick, we even saw the data that yes, credit growth इस महीने दिखा है, दिसंबर में जैसे पहली बार हमको दिखा, राइट? तो तभी इतना तो पता चल गया, अब क्रेडिट ग्रोथ अगर पॉजिटिव हुआ है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा मैडम? कोई भी सेक्टर में क्या वो दुबली गाय उठाएगी कि जो सबसे मोटी गाय जो बैठी है इस खेत में, वो सबसे ज्यादा घास खाएगी? कौन? मोटी। सवाल ही नहीं ना मैडम, वो दुबली गायों के हाथ में ही नहीं आने देते बाजार को। तो हमें पहले से ये प्रिपेयर रहे मैडम कि जब भी ऐसा कुछ भी होता है, सेक्टर की पॉजिटिवनेस आती है, तो जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ा मार्केट शेयर वाली, वो ही इसका पहले फायदा उठाएगी। तो उनको तो चलना ही था, बराबर ना? तो अब एक क्वेश्चन है कि अगर वो ऑलरेडी पहले करेक्शन में था, तो अब वो थोड़ा ऊपर उठ गया, सो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि इट विल कम डाउन अगेन। अभी नहीं कर सकते मैडम। लाइक अभी 29 जनवरी को ये बजाज फाइनेंस वाज 4700, इतना नीचे आ गया था। तो उसके बाद नाउ इट इज टुडे इट वाज 5400. So do you think that we can buy at this level or should we wait? Okay, मैडम, इसका बहुत सिंपल आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, if you want to buy Bajaj Finance, how much weightage do you want to keep in Bajaj Finance? 7 to 8%. Okay. See, if you are buying Bajaj Finance as well as HDFC, करेक्ट, तो दोनों का मिलके ही आपका वेटेज फिर कितना 15% से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा मत करना, अच्छा। अगर आप बजाज फाइनेंस भी ले रहे हो, HDFC भी ले रहे हो, दोनों फाइनेंस के हैं, प्रोडक्ट अलग बेचते हैं, पर दोनों की मेन
है तो सेक्टर फाइनेंस ही, बराबर ना? करेक्ट। So you can invest around 4 or 5% in Bajaj Finance, right? ओके। अब अगर आपने मेरे को बोला कि पीयूष भाई आई वांट टू बाय 5% ऑफ बजाज फाइनेंस, सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नाउ हाउ मच बजाज फाइनेंस होल्ड आर यू होल्डिंग? कितना परसेंटेज है आपके पोर्टफोलियो का? अभी है करीब 2%। ओके 2% है ना, बस इट्स ऑल राइट। ये 2% रखो मैडम, और बाद में एक बार इसको रैली कर देने दो। ये रैली करेगा तो भी देखो आपके पास 2% तो है। वी विल बी हैप्पी बिकॉज वी आर होल्डिंग शेयर्स एंड शेयर्स इज रैलिंग। जब कभी फिर मौका मिलता है वापस करेक्शन का, उस समय और धीमे धीमे वेटेज बढ़ाओ, कर सकते हैं ना ऐसा, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। ओके राइट, ठीक है। ओके, तो सो नो नीड टू हरी। हर बार आपको 2-3 साल में अच्छे मौके मिलेंगे लेने के, बराबर? राइट, थैंक यू। ओके, so we are going to complete our Hello. today's session. Yeah, if Hello. you are having query, yeah please कहिए। सर वो अपना फ्यूचर निफ्टी का फ्यूचर वैल्यू जो निकलना होता है सर, वो हमारा पोर्शन बाकी है ना अभी वो सीखने का? वो तो कोर्स में आएगा ही नहीं दीपक भाई, ये तो नॉर्मल चीज है। ऐसे है क्या? हाँ, ये तो एकदम सिंपल है। ये खाली आपको एक आइडिया आ जाएगी तो आप कर लोगे। मैंने अभी आइडिया दी कि नहीं आपको? आपको पहले ये हाँ। जानना पड़ेगा कि निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं, कितनी है बताओ। कौन बोलो? हेलो, पता नहीं है मैं तुम्हें। या एक मिनट, थोड़ा डिस्टरबेंस है, मेरे को ये डिस्टरबेंस क्लियर कर देने दो। हाँ दीपक भाई चलिए। यस, कितना कंपनी है? 50 कंपनी है निफ्टी 50 में। आपको कंपनियों का वेटेज पता है, कौन सी कंपनी का कितना है? वो तो नहीं है, आपने पिछली बार बताया था मगर अभी याद नहीं। हाँ, ओके, वेटेज एनएससी से डाउनलोड कर देने का, एनएससी की वेबसाइट से, कि कौन सी कंपनी का कितना वेटेज है। राइट, अब आपको पता चल गया कौन सी कंपनी का कितना वेटेज है। राइट, फिर आपको क्या जानना पड़ेगा, कौन सी कंपनी का कितना ग्रोथ है। वो कैसे जानोगे? तो सब कंपनी का पूरा जब से स्टार्ट हुए तब से ग्रोथ निकलने का क्या? या नहीं नहीं, उसका वो ग्रोथ की जरूरत नहीं है दीपक भाई, हमें तो ये साल का ग्रोथ चाहिए। हाँ, इस साल का ग्रोथ कितना है कौन सी कंपनी का, 9 मंथ ग्रोथ। हाँ हाँ जी, बराबर, उससे हाँ। 9 मंथ ग्रोथ का लिस्ट हो गया, वेटेज हो गया, आपको पता चल गया कि कौन सा ओवरऑल निफ्टी कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है। राइट, मान लो 10% का ग्रोथ है आपके निफ्टी का, बराबर। अगर 10% का ग्रोथ है तो आप अच्छी उम्मीद कर सकते हो फ्यूचर ईपीएस 10% बढ़ेगा आपका निफ्टी का इस साल। अगर इस साल -10% है तो बाजार टूटता है। राइट, ये प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। इसकी शुरुआत कर दो, एक बार एक लिस्ट बना दो 50 कंपनियों का। सर जैसे कि हमने सीखा था कि जीडीपी के साथ मार्केट चलता है, तो अभी हाँ। जीडीपी ग्रोथ 11% आए, तो हाँ। ईपीएस में 11% ऐड किया तो फ्यूचर वो चलेगा तो भी क्या? चलेगा, तो भी हाँ? चलेगा, लेकिन जीडीपी के साथ ईपीएस कभी नहीं चलेगा। ईपीएस जो है वो तो जीडीपी से भी फास्ट चलेगा। अगर इन्होंने बोला ना कि ईपीएस 11% से बढ़ने वाला है, अरे सॉरी जीडीपी 11.5% से बढ़ने वाला है, तो ये तो पूरे इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे हैं। अब सोचो दीपक भाई, इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़, निफ्टी 50 का मार्केट कैप कितना है? खाली निफ्टी 50, पूरा निफ्टी नहीं। 80 करोड़ मेजर। हाँ, कितना ज्यादा है। यानी निफ्टी 50 स्मार्ट कंपनीज है। निफ्टी 50 हमेशा जीडीपी को आउट परफॉर्म करेगी। तो अगर जीडीपी 11.5% ये लोग बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि निफ्टी की कंपनियों के धंधे 15% से बढ़ेंगे और प्रॉफिट 30% से बढ़ेंगे। कितने परसेंटेज से दीपक भाई? 30%। 30% से बढ़ेंगे, क्योंकि निफ्टी हमेशा जीडीपी को आउट परफॉर्म करती है। जब जीडीपी 8% से बढ़ती थी तब आपके निफ्टी की कंपनियों के जो बिजनेस थे
वो 15% से बढ़ते थे और प्रॉफिट भी 15-20% से बढ़ते थे, राइट। तो अच्छी उम्मीद रखेंगे हम निफ्टी से, इसीलिए तो बाजार दौड़ता जा रहा है। बराबर दीपक भाई, प्रैक्टिस चालू करो इसकी ताकि आ जाएगा, फिर कुछ करेक्शन हो तो मैं करूंगा वो तो, बराबर ना। तो इस पे ओके? कोई वीडियो नहीं क्या? हाँ, इस पे कोई आपने वीडियो नहीं बनाया क्या? निफ्टी पे तो कई वीडियो बनाए ना हमने। देखो निफ्टी कहीं सर्च करो अपनी चैनल पे जाके, मिल जाएगा आपको। ओके ओके, हाँ ना। हेलो। राइट, पहले ये जो मैंने लिस्ट बनाने को बोला ना, उतना तो बना लो, लेकिन अभी मत करो दीपक भाई। अभी आपको जो हम होमवर्क देंगे पहले उस पर ध्यान दो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि निफ्टी करने में अभी के होमवर्क रह जाए। एक बार अभी जो सीख रहे हैं ना वो सीख लो। निफ्टी बात की बात है, अगर आपको निफ्टी नहीं आएगी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, पोर्टफोलियो तो बनने ही वाला है अपना, बराबर ना। पर निफ्टी आएगी तो हम और स्मार्ट हो जाएंगे, राइट। सबसे पहला तो हमें पोर्टफोलियो बनाना है, फिर निफ्टी, बराबर दीपक भाई। जी सर, या जी सर। यस मोहन भाई, कुछ कह रहे थे आप? या पीयूष भाई, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग मोहन भाई, कहिए। अच्छा पीयूष भाई, क्वेरी है ऐसा कि कॉन्ट्राडिक्शन एक ऑब्जर्व हुआ है लास्ट, जैसे इसके टीम लीज और आज के बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। टीम लीज के रिजल्ट तो नेगेटिव ही आए, मतलब ज्यादा अच्छे भी नहीं आए, फिर भी नेगेटिव नहीं बोल सकते ना मोहन भाई। नेगेटिव किसे कहते हैं? जब धंधा बंदा सब गिर के आता है। मतलब जो इंक्रीमेंट चाहिए था उतना नहीं आया फिर भी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट चाहिए था वो नहीं आया, बराबर है, वो नहीं आया, फिर भी हाँ, स्टॉक काफी एवरेज भागा। आया। हाँ, फिर भी स्टॉक काफी भागा। हाँ, और तो स्टॉक क्यों भागा? वही तो, वो रीजन समझ में नहीं आ रहा है सर थोड़ा सा। वो हमने रीजन डिस्कस किया ना अभी क्वार्टरली रिजल्ट के समय, नहीं किया हमने टीम लीज के समय, कि जो बजट में इन लोगों ने क्या किया, स्किल डेवलपमेंट पे जबरदस्त भार रखा हुआ है। ओके, स्किल डेवलपमेंट पे भार का मतलब ये है, ये लोग बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, और जो भी कंपनियां नौकरी रिलेटेड में डील करती है, जैसे एक तो है इन्फो एज, नौकरी.com जिनकी सबसे बड़ी वेबसाइट है। ओके। दूसरी है टीम लीज, जिनका काम ही लोगों को नौकरी देना है, और टीम लीज आईटी सेक्टर को, आईटी सेक्टर में डील करती है, फार्मा सेक्टर में डील करती है। ये सारी जगह पे जॉब्स तो और ओपन होने वाली है, तो ये देगा कौन? ये टीम लीज के द्वारा मिलेगी। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इनके बहुत ही हाई है, राइट। भले अभी ग्रोथ नहीं है, अभी ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी रिक्रूटिंग भी नहीं होता है मोहन भाई। हाँ। अभी ऐसा नहीं है कि सब कंपनियां बोलती है आ जाओ हमारे यहाँ जगह है। अभी तो बेचारे मुश्किल से कोरोना से निकले हैं, बराबर ना। लेकिन आप सोचो, ये जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन लोगों को कैपेक्स करना था, नया पैसा डालना था। नया पैसा मतलब नए प्लांट करने थे, नया रिक्रूटमेंट करना था। मान लो ये लोग पिछले साल 1000 करोड़ लगाते, अब ये 1000 करोड़ इरिवर्सेबल था। इरिवर्सेबल मतलब एक बार बजाज ऑटो ने 1000 करोड़ डाल दिए और कोरोना लंबा चला, मंदी लंबी चली, तो ये इनको बेचारों को पैसा कोई लौटाने वाला नहीं था, राइट। तो कितना मुश्किल होता है कॉर्पोरेट के लिए ऐसे समय पे नया निवेश लाना। तो नया निवेश थमा हुआ था, इसीलिए जब जब मंदी आती है तो नौकरियों में कमी हो जाती है, जॉब्स कम हो जाती है। अब जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉन्फिडेंस आएगा, हम बहुत सी इंडस्ट्रीज को एक्सपांशन में देखेंगे। तो इससे क्या होता है, नौकरियां खुलती है। आपको अभी से तैयार रहना चाहिए कि नौकरी.com का ग्रोथ आप अगले साल का 20% देखने वाले हो। ये कुछ एस्टिमेट लेने चाहिए हमें बाजार को देख के, बराबर ना। वो अजम्पशन देखना जरूरी रहता है। और बालकृष्ण में आप गलत पढ़ते हो ना मोहन भाई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीखने को मिलेगा कि आपने ज्यादा तो एस्टिमेट नहीं ले लिया था, पर एस्टिमेट हर बार करो, राइट। यस। और बालकृष्ण में आज उल्टा हुआ चल रही थी ना मोहन भाई, हाँ, पूरी एक्सरसाइज में सब स्टूडेंट ने क्या किया, सब स्टूडेंट ने एस्टिमेट लिए है, राइट। और हो सकता है ये गलत भी होंगे, बराबर की नहीं, पर हर गलती सिखाएगी। पर एस्टिमेट करेंगे तो पता चलेगा हमसे कहाँ पे भूल हो रही है, राइट। कहिए क्या कह रहे थे मोहन भाई? बालकृष्ण में आज उल्टा नेगेटिव हुआ रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छे आए उसके, पर आज 10% गिरा वो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, फिर आपको थोड़ा क्वार्टरली ट्रेंड में आ जाना चाहिए था।
अभी आप आपके टीचर कौन थे अभी स्टूडेंट यहाँ पे? एक मिनट सर, बालकृष्ण के एक्सरसाइज में एक मिनट सर, बालकृष्ण क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर नेगेटिव थे, थर्ड क्वार्टर इंप्रूव हुआ था ना सर? अभी वो देख लो, आप पूरा ट्रेंड देखना पड़ेगा। क्वार्टर 1, 6 मंथ, 9 मंथ, बराबर ना? क्वार्टर 1, 6 मंथ, 9 मंथ, और इन सब के अलावा मैनेजमेंट कमेंट किसने पढ़ा है? किसी और ने बालकृष्ण इंडस्ट्री का रिजल्ट? एनीबॉडी? मेरे ख्याल से अभी तो हमने एक्सरसाइज ही बंद कर दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने नई कंपनियों का रिजल्ट हम लोग डिक्लेयर पूरा नहीं करेंगे। लेकिन चलो कल मैं बालकृष्ण अपडेट करता हूँ मोहन भाई, है ना? ओके, यस सर। रिजल्ट में यही चीज समझनी होती है, ट्रेंड, राइट? यस ओके सर, या कहिए मैडम। बालकृष्ण इंडस्ट्री में आज दिल्ली में बड़ा सा बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। ओके, तो हमने रिसेंटली सीखा है, इसके लिए आपको बता रही हूँ। राइट, इट इज वेरी बिग सर, व्हाट वी हैव लर्नड। ओके, और वॉल्यूम के साथ बना है? हेलो सर। हाँ सर, वॉल्यूम के साथ बना है। वॉल्यूम के साथ बना है, तो चीज क्लियर है। रिजल्ट के दिन अगर बेरिश एंगल्फिंग बनी है तो मेरे को थोड़ा टाइम अभी बेरिश रहना है। ओके, सो वी विल वेट फॉर सम टाइम फॉर इट टू कम डाउन टू बाय। यस यस, हेलो सर। करेक्ट। हाँ कहिए राकेश भाई। यस प्लीज सर, आई थिंक वो जो बालकृष्ण इंडस्ट्री एक्सपेंशन कर रहा है उसके लिए 1900 करोड़ रुपए इकट्ठा ले रहा है, वो जो उस वजह से कुछ मार्केट ने रिएक्ट करा है। ओके, 1200 करोड़ का डेप्ट ले रहा है। हाँ, क्योंकि उसने तो हमेशा अपनी डेप्ट कम करी है। राइट, वो तो डेप्ट फ्री कंपनी थी वैसे। हाँ, तो अब वो ले रहा है, आई थिंक उसके वजह से कुछ रिएक्ट करा है मार्केट ने। ओके ओके, हो सकता है। आप देखना सर, आप ही ज्यादा चीज बता पाएंगे। मैं भी देख लूंगा आज रिजल्ट, और कल अपडेट कर देंगे बालकृष्ण बरान, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट हम सबके पास होंगे। राइट सर, राइट। अभी मेरे को क्या है राकेश भाई, बहुत जल्दी नहीं होती अपडेट करने की, क्योंकि अभी पता है टूटेगा तो भी अच्छा है, चलेगा तो भी अच्छा है, कुछ कारण होगा। हेलो, हाँ सर। या कहिए। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आपके व्यू से पोर्टफोलियो में कितना कंपनियां होनी चाहिए आइडियल पोर्टफोलियो के लिए? यस, आपका क्या नाम है सर? पराग सेठ बोल रहा हूँ। पराग सेठ, ओके पराग भाई। आइडियली जब आप शुरुआत करते हो निवेश, 25 एक कंपनी होनी चाहिए, 25 कंपनीज, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो ना इन्वेस्टमेंट की, तब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, राइट? डाइवर्सिफिकेशन इसलिए क्योंकि कुछ गलती होने के भी चांसेस होते हैं। अभी आप एज्यूम कर रहे हो पराग भाई, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतेगा आप डाइवर्सिफिकेशन से फोकस्ड इन्वेस्टर बनोगे। फोकस्ड का मतलब कि जो जो जगह पे आपने जो सोचा वैसा होता जाए, तो वेटेज घटाओ नहीं, वेटेज बढ़ाते जाओ। मैं 10 साल से, मुझे याद है, मैं अल्ट्राटेक में वेटेज घटा नहीं रहा हूं, बढ़ाता ही जाता हूं। वोल्टास में कंटिन्यू वेटेज बढ़ाया है, हेवल्स में बढ़ाया है, राइट? और कुछ कंपनियां ऐसी थी जो 10 साल पहले मैं निवेश करता था, मैंने वहां से वेटेज बिल्कुल निकाल भी दिया। जैसे मैं दिव्य भास्कर में निवेश करता था, वो उस समय का ग्रोइंग सेक्टर था, बढ़िया था, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आया, न्यूज़पेपर की सब चौपट हो गए। देखो आज मेरे को याद नहीं है मैंने आखिरी न्यूज़पेपर कब पढ़ा है। अभी मैं रोज सुबह जब आपको निफ्टी देता हूं ना, ग्लोबल इंडाइसेस, उससे पहले मैं गूगल न्यूज पे ही न्यूज देख लेता हूं। तो पूरा जमाना चेंज हो रहा है। तो मैंने वेटेज मेरा पूरा हटा दिया प्रिंट मीडिया में से। टेक्सटाइल में मेरे पास वेल्सपन थी, कुछ धोखे मिले तो मैंने वेल्सपन पूरी हटा दी। तो ऐसा होता है, आप शुरू करते हो डाइवर्सिफिकेशन से, 25 एक कंपनी रखिए और फिर धीमे धीमे इसको फोकस्ड वे में करिए। जहां जहां कॉन्फिडेंस आता जाए, इंक्रीज योर वेटेज। जहां जहां पे गलत काम हो रहे, कुछ भी खराबी आती है, खराबी इंडस्ट्री में नहीं देखने की पराग भाई, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे हाथ में नहीं है, पर मैनेजमेंट ने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ ऐसा आया कि जीएसटी चोरी की, इनकम टैक्स की रेड पड़ी और 10 करोड़ उनके वहां से पकड़े गए। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। जो आदमी गलत कर सकता है वो हर रोज कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो अगर गलत करने वाली कंपनियों में अगर हमारा निवेश है, फिर बढ़ाने का नहीं वहां पे निवेश।
राइट पराग भाई? लेकिन आपका अभी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ना, ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। या ओके, सो वी आर गोइंग टू क्लोज टुडेज मीटिंग, राइट? नेक्स्ट कल से आपको टेक्निकल एनालिसिस में सीखना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, आपकी बैच का। सो नाउ काइंडली फोकस, क्योंकि अब वापस आपका फोकस करने का टाइम आ गया है, राइट? नवंबर बैच अभी अपना 1-2 हफ्ता एकदम आराम हो गया, मस्त एकदम। सो दिस 3 वीक्स विल बी अल्ट्रा यूजफुल, ध्यान रखिएगा थोड़ा इसके ऊपर, राइट? और कल जनवरी बैच की मीटिंग है, सो टुमारो वी विल मीट विद जनवरी बैच। और गुरुवार भूलना नहीं सब लोग, थर्सडे वी ऑल आर गोइंग टू सी रिजल्ट अपडेट फ्रॉम ऑल दोस कंपनीज। इसमें बालकृष्ण भी कवर करेंगे, और जो भी कंपनियां रिजल्ट अभी आए, एफल आज जिसका रिजल्ट आया, ये सब कंपनी हम उसमें कवर कर देंगे। टोटल 50 कंपनी जो एकदम हाई क्वालिटी है ग्रोइंग सेक्टर से, वो सारी कवर होगी। और साथ में निफ्टी कवर होगा, निफ्टी 50 का क्या हाल है, जो अशोक भाई कवर करेंगे। बराबर? मिलिंद भाई है क्या आज? लेट मी चेक। मेरे ख्याल से मिलिंद भाई, यस मिलिंद भाई, या अशोक भाई, अशोक भाई है, यस। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अशोक भाई। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुरुवार के लिए इनविटेशन दे सकते हो सबको, पूरा अपना फैमिली है। हाँ जी सर। हाँ सर, सबको वेलकम करता हूँ। अभी वो सर उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी चल रहा है ना? कहाँ तक पहुंचा का अशोक भाई? सब कंप्लीट ना? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, H1 का अभी निकाल दिया, और Q1 का जो है ना, Q1 में 50% हो गया है सब, मैं सब निकाल रहा हूँ अभी। वो सिर्फ एनालिसिस, वो मतलब वो फाइनल करना बाकी है, सिर्फ 20% बाकी है थोड़ा डेटा। बराबर है। देखो मैंने तो सबको बोल दिया है, अगले साल आप लोग 25-20% का ग्रोथ देखने वाले हो निफ्टी में। अभी वो बात सही हो, ऐसा डेटा लाना कुछ। सर वो तो जो है वही लाना है सर हमें। सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट, ओके। क्या कहते हो मिलिंद भाई, आप कैसा तैयारी है गुरुवार का? हेलो, या यस मिलिंद भाई। मिलिंद भाई की आवाज नहीं आ रही है, खाली चेहरा दिख रहा है, आप म्यूटेड हो। नहीं नहीं, यहाँ आवाज नहीं सुनाई दे रही मिलिंद भाई आपकी। ओके, सर वो कर दिया है हमने, जो हमने 12 कंपनी का जो प्रेजेंटेशन किया था ना। हाँ हाँ, उसका चार्ट 12 कंपनी थी। हाँ, हमारे ग्रुप की 12 कंपनी थी, उसका सब बना दिया है। वो सिर्फ सेल्स का बनाया है, वो ग्रुप में मैंने डाला है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम वेरी गुड। ओके, तो मिलेंगे अभी गुरुवार को, बराबर? यस मिलिंद भाई, चलिए नो प्रॉब्लम, थर्सडे बात करते हैं, धमाकेदार प्रेजेंटेशन। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू, जय हिंद।